जय हिंद दोस्तों, हिस्टोरिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में पोषण कहते हैं। ठीक, पोषण का जो है हम लोग बेसिक नॉलेज का वीडियो देख चुके हैं। बेसिक नॉलेज का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो है हम 10 से 15 मिनट में आपको बताएं कि उसमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक, तो वो बहुत जरूरी होता है। देखिए, हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहला वीडियो बेसिक नॉलेज के ऊपर बनाते हैं। ठीक, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में बता देते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद हम देखे थे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने प्रकार होते हैं ये जान लिए हैं। और उसके बाद फिर देखे थे कि जो है एनिमल में जो है न्यूट्रिशन का चरण स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। ठीक, जो ये एलिमेंट्री कैनाल होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, एन से खत्म होता है, इसमें कौन कौन सा स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होता है, इसके बारे में जाने थे। अब आज का जो टॉपिक है वो है फूड्स एंड इट्स कंपोनेंट, भोजन और इसके अवयव। ठीक, जो आप फूड लेते हैं वो क्या होता है और इसके अवयव, मतलब उस फूड से हमें क्या क्या चीज मिलता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, इसके पहले वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। वो वीडियो का लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है फूड्स एंड इट्स कंपोनेंट, भोजन और इसके अवयव। ठीक, अब देखिए फूड्स क्या होता है, भोजन क्या होता है। हम जो भी मतलब पदार्थ है माउथ के थ्रू अंदर ले जाते हैं वो फूड्स सभी होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आप भोजन किए, भोजन में आप जो है शामिल किए दाल चावल रोटी सब्जी। ठीक, तो वो जो दाल चावल रोटी सब्जी आपने लिया वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक, एक जटिल यौगिक होता है। फिर उस डाइजेशन के माध्यम से, ठीक, जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएं कि एनिमल का जो स्टेप बाय स्टेप चरण होता है या फिर डाइजेशन के माध्यम से उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सिंपल कंपाउंड में बदला जाता है। अब जैसे आप रोटी 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 जो है गेहूं से बनता है। ठीक है, गेहूं जिसे वीट कहते हैं, वीट से गेहूं बनता है, ओ सॉरी वीट से जो है रोटी बनता है। फिर रोटी जब वो डाइजेशन के माध्यम से मतलब कंप्लीट होगा तो उससे हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक, जब सिंपल फॉर्म में टूटेगा तो प्रोटीन मिलेगा, चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और आप जैसे दाल लिए, दाल से जो है प्रोटीन मिला, और उसके बाद आप अगर ऑयली सामान में उसमें इंक्लूड किए तो उससे जो है आपको फैट मिलेगा। ऐसे ऐसे सभी चीजें जो हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो सब चीजें मिलती हैं। ठीक, ये भोजन होते हैं। देखिए, भोजन जो है न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब देखिए भोजन का काम क्या होता है, ग्रोथ के लिए मतलब वृद्धि के लिए जरूरी है, वर्क काम करने के लिए जरूरी है। अगर भाई आपके अंदर भोजन नहीं रहेगा, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक, और टिश्यू की रिपेयर, जैसे कहीं पर भी टिश्यू आपकी जो ऊतक है, जैसे आप ऐसे किसी को एक हाथ मार दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं उनकी कुछ सेल नष्ट हो जाएंगे। ठीक, तो उसे रिपेयर करने के लिए जरूरत होता है फूड। ठीक, एंड मेनी बायो प्रोसेस, जो बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रिया होती हैं, उनके लिए फूड जरूरी होता है, को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए ग्रहण किया जाता है। वही बात हुआ। ठीक, अब देखिए फूड को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, 3 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक, पहला एनर्जी प्रदान करने वाले फूड, जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। ठीक, वो फूड्स हो गए। उसके बाद शरीर निर्माण करने वाले फूड्स, मतलब बॉडी का जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट, ये सब जो फूड्स होते हैं उन्हें। और उसके बाद रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ। ठीक, रोधी क्षमता का मतलब समझिए डिफेंस, आपका डिफेंस सिस्टम वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक, जो प्रतिरोधक क्षमता से आपको बचाते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर इंजेक्ट हुआ, मतलब अटैक किया, तो उसे भाई किल करने के लिए आपका बॉडी मजबूत होना चाहिए ना, डिफेंस होना चाहिए, तभी जाकर के उसे मार पाएगा। वो सब खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक, अब देखिए हम तो जो है फूड के बारे में जानेंगे। अभी इसके इट्स कंपोनेंट, इसके अवयव क्या होते हैं। देखिए, कंपाउंड्स ऑफ फूड, भोजन के अवयव। भोजन के टोटल 6 अवयव होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल साल्ट जिसे खनिज लवण कहते हैं, और लास्ट 6वां वाटर। ठीक, पानी। अब इसे जो है हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लंबा टॉपिक है ये। तो एक एक सबसे पहले हम जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है फैट के बारे में पढ़ेंगे,
विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मिनरल्स साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, वाटर, मिनरल साल्ट वाटर रिएक्शन कर देंगे। ठीक, तो उसके बाद आप लास्ट बचेगा जो है एक वीडियो और होगा जो है उसे हम कवर कर लेंगे। देखिए ये आपके टोटल 6 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, साल्ट और वाटर। ठीक, तो चलिए हम जो है कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को हिंदी में कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक, इससे जो है हमें एनर्जी मिलता है, इससे एनर्जी मिलता है। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, मतलब रासायनिक यौगिक होते हैं। ठीक, जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। H का मतलब हाइड्रोजन, C का मतलब कार्बन और O2 का मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रासायनिक। और ये तो मतलब रासायनिक यौगिक होते हैं, लेकिन रासायनिक में भी 2 प्रकार के रासायनिक होते हैं, एक ऑर्गेनिक, एक और दूसरा इनऑर्गेनिक। ठीक, तो ये वाले जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कार्बनिक रसायन। ठीक, कार्बनिक रसायन होते हैं जो डाइजेशन के पश्चात ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक, अब ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज O2 के द्वारा ऑक्सीडेशन होकर बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। ठीक, ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के द्वारा जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं, करके एनर्जी हमें प्रदान करता है। ठीक, ये पूछता है क्वेश्चन कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीडेशन होकर के एनर्जी प्रदान करता है कि रिडक्शन होकर के? तो ऑक्सीडेशन होकर के एनर्जी प्रदान करता है। ठीक, देखिए हम जो गोला कर रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें हम जितना व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं आपको ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये पॉइंट है हम जो बहुत बारीकी से मतलब मेन पॉइंट आपको नोट कराते हैं। ठीक, तो इसलिए पूरा पॉइंट आप देखा करिए, लेकिन जो गोला करे उस पर थोड़ा एक दो बार ज्यादा फोकस कर लिया करिए। ठीक, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। ठीक है, 1:2:1, मतलब इसका जो रेशियो होता है ये क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन को, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 1:2:1। ठीक, ये रेशियो होता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी का प्रमुख स्रोत है, ये तो हमने पहले ही बता दिया, 2 बार लिखा गया गलती से। बॉडी की टोटल एनर्जी, मतलब जितने भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी, ठीक है, तो 50 से 80% हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक, 50 से 80% कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जैसे मान लीजिए आपको 2000 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। ठीक, तो उसमें से जो है करीब 1500, एवरेज मान के चलिए 1500 किलो कैलोरी एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक, तो यही बॉडी की टोटल एनर्जी 50 से 80%, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया बनता है। 50 से 80% पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट से कितना परसेंट हमें जो है रिक्वायरमेंट या फिर जरूरत, आवश्यकता एनर्जी की होती है बॉडी में। ठीक, तो 50 से 80%। ठीक, देखिए 1 ग्राम ग्लूकोज से, 1 ग्राम ग्लूकोज जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, 1 ग्राम ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी हमें जो है मिलता है या फिर मुक्त होता है। क्वेश्चन पूछता है कि 1 ग्राम ग्लूकोज कितना कैलोरी एनर्जी हमें देगा। ठीक, 1 ग्राम ग्लूकोज कितना कैलोरी हमें एनर्जी देगा? तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। ठीक, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है हो गया। ये सोर्स मतलब कहाँ से हमें ये मिलेगा कार्बोहाइड्रेट? देखिए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत होता है वो गेहूं से हमें मिलेगा। ठीक है, चावल से मिलेगा, मक्का से मिलेगा, ज्वार से मिलेगा, बाजरा से मिलेगा, जौ से मिलेगा, शक्कर का मतलब यही जो चीनी होता है। ठीक, इससे शुगर, गुड़ से मिलता है, शहद से मिलता है, सूखे फल का मतलब समझिए आप जो सूखा फल होता है, जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, अखरोट हो गया, ये सब सूखे फल में आते हैं। ठीक, सूखे फल, दूध, पके फल। ठीक, पका हुआ फल जैसे
आम हो गया, मौसमी हो गया, ये सब चीजें पके फल में आते हैं। शकरकंद, चुकंदर, रसीले फल। रसीले फल में यही आप जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ये सब रसीले फल में आते हैं। ठीक। और गन्ना, सलजम, केला मतलब बनाना। अरबी, अरबी देखिए क्या है, अरबी एक पत्ता होता है, ठीक है, उसे जो है बनाकर खाया जाता है, उससे भी हमें मिलता है। और मांस, मांस से जो है हमें हर चीज मिलती है। ठीक। तो ये हम जो है कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के बारे में भी जान लिए। अब देखिए टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट टोटल 3 प्रकार होते हैं, जो है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक। तो आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं ये जान लेते हैं। ठीक। देखिए कार्बोहाइड्रेट टोटल 3 प्रकार का होता है। एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, दूसरा डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, तीसरा पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक। अब देखिए मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? यह सभी कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक सरल होता है, मतलब सरल फॉर्म, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सरल होता है। स्ट्रक्चर हम इसलिए नहीं आपको बता रहे हैं क्योंकि आपकी सिलेबस में नहीं है। ठीक। और आप उतना ही नॉलेज लीजिए जितना आपके सिलेबस में है। अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो वैसे भी आपका दिमाग नहीं काम करता और नहीं काम करने लगेगा, इसलिए सिलेबस जितना है उतना ही आप पढ़िए। ठीक। तो इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला मेन होता है। ये पूछता है कि सबसे सिंपल फॉर्म कौन सा होता है कार्बोहाइड्रेट, तो मोनोसैकेराइड होता है। इसका फार्मूला होता है CH2O। CH2O मतलब कार्बन एक होगा, इसमें हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। ठीक। ये जो है इंपॉर्टेंट होता है, इसे हम जो है अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ठीक। CH2O। ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। पहला ट्राइओज होता है, फिर उसके बाद टेट्रोज होता है, फिर हेक्सोज होता है। ठीक। देखिए ट्राइओज का जो एग्जांपल होता है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड ये जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में ये सब स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक। लेकिन बायोलॉजी में नहीं है, केमिस्ट्री में आपको पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में जब आप एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक। और फिर उसके बाद टेट्रोज का जो एग्जांपल होता है वो आर्थ्रोजेर होता है। ठीक। और तीसरा हेक्सोज, हेक्सोज का जो एग्जांपल होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज इसेट्रा इत्यादि होते हैं। ठीक। तो ये मोनोसैकेराइड हो गया। अब देखिए डाइसैकेराइड क्या है। डाइसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड होता है जो मोनोसैकेराइड होता है उसी के 2 अणुओं से मिलकर के बना होता है। ठीक। जैसे मान लीजिए इसका एक अणु CH2O होता है, तो इसका जब 2 अणु में बनेगा ये C2H4O2 हो जाएगा। ठीक। ऐसे ऐसे मतलब जब 2 इसके अणु मिलते हैं तो देखिए यह मोनोसैकेराइड्स के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला C12H22O11 मतलब कार्बन 12 होंगे, हाइड्रोजन जो है 22 होंगे और ऑक्सीजन 11 होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि जो है मोनोसैकेराइड का फार्मूला क्या होता है CH2O, और उसके बाद डाइसैकेराइड का फार्मूला क्या होता है, डाइसैकेराइड का C12H22O11। ठीक। अब देखिए इसका एग्जांपल मेन होता है एग्जांपल। ठीक। अब जैसे एग्जांपल में पूछ लिया लैक्टोज किसका एग्जांपल है, ये ऑप्शन में दे दिया मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो अगर आपको याद रहेगा कि भैया डाइसैकेराइड का एग्जांपल लैक्टोज होता है तभी अगर के आप टिक लगा पाएंगे ना। तो इसलिए एग्जांपल हमेशा पूछता है, क्वेश्चन में हमेशा एग्जांपल पूछेगा। एग्जांपल में पूछ लिया हेक्सोज किसका एग्जांपल है, हेक्सोज भैया जो है मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है। ठीक। तो ये एग्जांपल बहुत जरूरी है। एग्जांपल आप पूरा अंडरलाइन कीजिए, पूरा एक तरफ से सब अंडरलाइन, सॉरी एक तरफ से पूरा अंडरलाइन कीजिए। ठीक। इसका भी एग्जांपल अंडरलाइन कर दीजिए। अब देखिए लास्ट है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, जैसे मोनोसैकेराइड मतलब इस सरल फॉर्म होते हैं, डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड के 2 अणु से मिलकर बना होता है। ये पॉलीसैकेराइड जो होता है ये मोनोसैकेराइड से के बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होगी, हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होगी, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होगी। ठीक। तो देखिए यह अनेक मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलकर के बना होता है, मतलब बहुत सारे अणुओं से मिलकर के बना होता है। अब इसमें देखिए बहुत सारे मतलब कोई इसमें लिमिट नहीं है कितने अणु हो सकते हैं, इसलिए इसका जो फार्मूला होता है टॉयस में n होता है, मतलब जितने भी आप जोड़ते जाइए n का मतलब होता है अगर आप यहाँ C का मान, अगर यहाँ C का मान लीजिए, C का मान n का मान सॉरी n का मान अगर आप जो है 8 ले रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन 8 हो जाएगा। ठीक। हाइड्रोजन जो है
इसमें गुणा कर देंगे, मतलब 8 छंग 48, 48 कार्बन हो जाएगा और हाइड्रोजन 88 हो जाएगा और ऑक्सीजन 40 हो जाएगा। ठीक, आप ऐसे गुणा करते चले जाएंगे तो आपको फार्मूला तैयार होता चला जाएगा। तो मेन फार्मूला होता है, ठीक, जो पॉलीसेकेराइड का फार्मूला होता है वो जो है ब्रैकेट में C6H11O5 ब्रैकेट में N, ठीक, ये होता है, ये फार्मूला याद कर लीजिए। और देखिए ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, पॉलीसेकेराइड जो है वाटर में पानी में सॉल्युबल होता है, ठीक। और यह मुख्यतः प्लांट में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है भैया कि पॉलीसेकेराइड मुख्यतः एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, तो प्लांट में पाया जाता है, पौधों में। इसका एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, बोला करो भैया, बहुत जरूरी है। देखो इसका एग्जाम्पल होता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, ठीक, सेलुलोज। आप सेलुलोज जानते होंगे, जो प्लांट होता है, प्लांट में से एक सेलुलोज निकाला जाता है, उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, ठीक। सेलुलोज नाम आप बहुत सुने होंगे, ये प्लांट में पाया जाता है। ये बहुत बार यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्लांट सेलुलोज एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, तो ये सेलुलोज जो है ये प्लांट में पाया जाता है, ठीक। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया काइटिन किसका एग्जाम्पल है और ऑप्शन में दे दिया मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या फिर डाइसेकेराइड, तो अगर आपको पता रहेगा, हाँ पढ़े थे जो है उसमें जो पॉलीसेकेराइड में जाने थे कि काइटिन का एग्जाम्पल जो है पॉलीसेकेराइड में आता है, तब जाकर के आप टिक लगा लेंगे, ठीक। तो ये जो है आपका टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया है। अब फंक्शन बच रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, ठीक। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे बताते हैं। हाँ तो चलिए फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या है, ठीक। देखिए सबसे पहला कार्य होता है ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देता है, हमारे बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक। बॉडी को एनर्जी देने का काम होता है, स्टार्च के रूप में संचित ईंधन का वर्क करता है। ईंधन का मतलब होता है फ्यूल, ठीक है। ये जो स्टोर होता है ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, फिर वो जो है ग्लूकोज को ही स्टार्च कहते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक। अब देखिए यह फैट में बदलकर संचित फूड का काम करती है। देखिए कभी कभी जो जब हम ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और वो स्टोर होता है फैट। जैसे कार्बोहाइड्रेट को आप कभी नहीं मिल पाया तब जा करके जो है फैट जो स्टोर करके रखेगा उससे काम चल जाएगा, ठीक। देखिए सबसे कम टिकाऊ होता है, मतलब सबसे कम तक चलता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिससे एनर्जी ज़्यादा मिलती है। उसके बाद फैट, फैट पे भी एनर्जी ज़्यादा मिलती है। फिर प्रोटीन बहुत चलता है, अगर प्रोटीन आपके शरीर में धीरे धीरे कम होता गया तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए यह डीएनए एंड आरएनए का घटक है, सही है भाई, सीधा काम एकदम कॉमनली सोच के देखो, जो डीएनए होता है आरएनए होता है उसे मूवमेंट करने के लिए जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, तो ये आप इसीलिए डीएनए और आरएनए का घटक ही होगा, ठीक। ये कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में टूटता है, ठीक। ये जो है क्वेश्चन बढ़िया है, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है भाई, ग्लूकोज में टूटता है, ठीक। ये प्रोटीन्स को निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखते हैं, जो प्रोटीन होते हैं उन्हें भी ये स्टोर करके रखता है। प्रोटीन का काम क्या होता है, ग्रोथ, ठीक, मतलब वृद्धि विकास के लिए प्रोटीन जरूरत होती है। बॉडी में फैट के उपयोगी के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक। जो जैसे आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लो होती जाएगी, अगर आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लेंगे तब जाकर के फैट की जरूरत होती है, तो ये फैट को भी स्टोर करके रखता है, ठीक। ये तो जो है फंक्शन हो गया, कार्य हो गया। अब चलिए देख लेते हैं इसकी अधिकता या कमी से जो है हमें कौन सा रोग हो सकता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से भाई अगर अधिक हो जाएगा, ठीक, तो उसका जिस पर्सन को के अंदर कार्बोहाइड्रेट अधिक हुआ, ठीक, तो ऑफिशियली उसके अंदर जो है फैट भी अधिक होगा और प्रोटीन भी अधिक होगी, तो सीधी बात उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। और वेट ज़्यादा होगा तो उसके अंदर मोटापा होगा, और मोटापा होगा तो ये फिक्स है कि मोटापे से कोई ना कोई बीमारी होगी, ठीक। और अगर किसी का वेट कम है, ठीक,
किसी का वेट कम है तो सीधी बात भाई, मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर कम है तो फैट भी कम होगा, प्रोटीन भी कम होगी, तब जा करके वेट भी कम हो जाएगा। ठीक, और वेट कम होगा तो जो है कुपोषण का शिकार हो जाएगा, ये सब, और उसे जो है तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। ठीक, और ये बहुत ज़्यादा कमी से आदमी निपट भी सकता है। चलिए देखिए, कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से होने वाले विकार, विकार को डिफेक्ट कहते हैं या फिर रोग भी कह सकते हैं, किसी प्रकार का रोग या डिजीज। ठीक, देखिए अधिकता, ये जो सिंबल ऊपर की तरफ लगाए हैं अधिकता, और ये जो नीचे की तरफ तीर लगाए हैं एरो, वो मतलब कम। अधिकता से क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा और मोटापा से संबंधित रोग हो जाएगा। ठीक, उस पर्सन को। और अगर इसकी कमी हो गई, ठीक, कमी हो गई तो वेट में लॉस आएगा, कम होगा, और वर्क कैपेसिटी भी इसकी कम होगी, काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, और बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले प्रोटीन भी कम हो जाएंगे। सीधी बात भाई, फैट भी कम हो जाएंगे, प्रोटीन भी कम हो जाएंगे। ठीक, जिससे लीवर एवं पल्स और ब्लड प्रेशर की जो नलियां होती हैं, ठीक है, लीवर तो आपका एकत्रित हो गया, पल्स, पल्स मतलब जो हार्ट से अटैच होता है, जो मतलब हर जगह पहुंचा रहता है। ठीक, और वेसल, वेसल मतलब जिसमें ब्लड जो है पर बहता रहता है ब्लड। ठीक, उनकी नलियों, जिसे हिंदी में नाड़ी कहते हैं, संस्थानों में क्रियाकलापों में शिथिलता आ जाएगी। शिथिलता मतलब शुष्क हो जाएगी, जैसे मान लीजिए वो पिचक जाएंगे। ठीक है, और पिचक जाएंगी तो सीधा बात भाई, आपका ब्लड बढ़िया से फ्लो नहीं होगा, और फ्लो नहीं होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ही फ्लो कर जाएंगे। ठीक, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट हो गए हैं, ये किसके साथ ले लीजिए, हो गया। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रोटीन क्या होते हैं। ठीक, प्रोटीन से क्या है, प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन की कमी या अधिकता से रोग क्या क्या होगा, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक, तो चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।